हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सभी करिकुलम टॉपिक को अच्छे से समझने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम सभी ने करिकुलम और सिलेबस के बीच में डिफरेंसेस को अच्छे से समझा था। आज हम सभी इस टॉपिक को समाप्त करेंगे अच्छे से समझ के और इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न को भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले करिकुलम होता क्या है उसे समझने का कोशिश करते हैं। हमारे सामने एनसीएफ 2005 और एनसीएफटीई 2009 है और हाल ही में अभी अभी एनईपी 2020 के अंतर्गत एनसीएफ 2022 को भी लाने की बात हो रही है, या फिर कहें तो उस पर काम अभी थोड़ा सा चल ही रहा है, उसे पूरी तरह से अभी लागू नहीं किया गया है। लेकिन हमारे एग्जाम के लिए एनसीएफ 2005 बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आखिरकार ये एनसीएफ होता क्या है उसे समझते हैं। मीन्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, और जो हमारा एनसीएफटी है इसका फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, सबसे पहले हम सभी समझते हैं कि पाठ्यचर्या होता क्या है, यानी करिकुलम होता क्या है। अगर हम बात करें करिकुलम की, तो करिकुलम एक डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है, हमें टीचर को या फिर मैनेजमेंट को, एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से डिफाइन करता है, बताता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, या फिर बात करें कि बच्चों का मूल्यांकन कैसे करना है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें कौन बताता है? हमारा करिकुलम। ओके, एक निश्चित समयावधि में, मीन्स एक निश्चित टाइम पीरियड में, कि 1 साल का टाइम पीरियड हो, 2 साल का टाइम पीरियड हो। कहने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने अगर टीचर ट्रेनिंग किया होगा, तो अगर डीएलएड किया होगा तो वो 2 साल का डिप्लोमा होता है। फिर अगर बीएड किया होगा तो 3 साल का, किसी ने 4 साल का भी किया होगा। तो ये जो है हमारा, यही एक निश्चित समयावधि में क्या क्या चीज़ें उसके अंतर्गत पढ़ानी है, कैसे मूल्यांकन किया जाना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगे, क्या क्या को करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगे, वो सारे ही चीज़ें किसमें लिखित रहता है? हमारा पाठ्यचर्या में। और वो पाठ्यचर्या क्या करता है? मदद करता है, या फिर कहें तो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये सारी बातें लिखा हुआ रहता है, जिससे कि टीचर को, स्टूडेंट को, या फिर कहें तो एजुकेशन सिस्टम में जितने भी लोग होते हैं उन्हें वो मार्गदर्शन का काम करता है। ओके, पाठ्यचर्या क्या करता है? इसके माध्यम से, पाठ्यचर्या के माध्यम से अधिगम के लक्ष्यों का मानकीकरण होता है। मीन्स अधिगम के जितने भी लक्ष्य होते हैं उनका मानकीकरण हो पाता है, एक स्टैंडर्ड तय हो पाता है कि हमारे जो अधिगम है उसके ये लक्ष्य हैं और इसे प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है और कैसे करनी है, या फिर कहें तो मूल्यांकन कैसे करना है, कैसे पढ़ाना है, किन किन विधियों का उपयोग करना है, ये सभी बातें उसमें लिखित होती हैं। ओके, अब आता है बात इनका कि लेटिन हमारा जो करिकुलम है वो कौन से शब्द से लिया गया है। करिकुलम जो है वो लेटिन शब्द से लिया गया है। एक वर्ड है लेटिन शब्द का करेरे, जिससे लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? पथ, यानी कि रास्ता, जो हमें पथ दिखाता हो, है ना। इसी से हमारा जो शब्द है करिकुलम उसे लिया गया है। तो आई होप करिकुलम क्या है इसे आप लोग समझ पाए होंगे। सिंपल सा बात बोलें तो एक डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे मूल्यांकन करना है, या फिर उसके अंतर्गत उसके माध्यम से ही हमें अधिगम के लक्ष्यों का पता चल पाता है, या फिर कहें तो पूरे देश भर में अधिगम के लक्ष्यों का मानकीकरण हो पाता है ना। तो यही है हमारा करिकुलम। ओके, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होता है उसे समझते हैं कि करिकुलम के अंदर क्या क्या तत्व शामिल होते हैं। सबसे पहला है कंटेंट, क्या चीजें बतानी है, क्या चीजें हमें पढ़ानी है, स्कूल में, कॉलेजेस में, या कहीं भी क्या चीजें हमें बतानी है, वो विषय वस्तु पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल होता है। आप इसे सिंपल वे में सिलेबस के नाम से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई मैथ्स पढ़ता है, मान लीजिए कोई 8th क्लास का बच्चा है,
उसे मैथ्स पढ़ना है, तो मैथ्स के अंदर में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, क्या क्या विषय वस्तु आएंगे, वो चीज़ें उसे किसके माध्यम से पता चल पाता है? पाठ्यचर्या के माध्यम से, करिकुलम के माध्यम से। ओके। इसके बाद दूसरा चीज आता है हमारा लक्ष्य। हमारे अधिगम के जितने भी लक्ष्य होते हैं उसके बारे में कौन बताता है हमें? पाठ्यचर्या। ओके। फिर उद्देश्य, पढ़ाने के, अधिगम के क्या, या फिर कहें तो एजुकेशन सिस्टम का क्या उद्देश्य है, वो सारी ही चीजें कौन बताता है? पाठ्यचर्या। फिर विषय, कौन कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे, कैसे पढ़ाए जाएंगे, उन विषयों का के अंदर क्या क्या विषय वस्तु होगा, ये सारी ही चीजें पाठ्यचर्या के अंतर्गत देखने को मिलता है हमें। इसके बाद है हमारा अनुभव, एक्सपीरियंसेस, है ना। क्या है? एक्सपीरियंसेस। करिकुलम के अंतर्गत वो सारे ही अधिगम लर्निंग एक्सपीरियंसेस दिया हुआ रहता है, जिससे कि हमें अधिगम के जो हैं लक्ष्यों का पता चल पाता है। इसके बाद है हमारा गतिविधि, एक्टिविटीज। कौन कौन से एक्टिविटीज के अंतर्गत शामिल होते हैं? एक तो हमारा को करिकुलर एक्टिविटीज हो गया, दूसरा हमारा जो हो गया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो गया, जैसे कि हमारा कोई भी खेल कूद हो गया, खेलना कूदना, कब खेलने का पीरियड है तो उस समय में क्या खिलाना है, क्या खेलना है ना। एक्टिविटीज़ हो गए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गए, जैसे कि बच्चों को कोई ट्रिप पे ले जाना है, या फिर कहें तो कुछ खेल खेल के माध्यम से अगर बच्चों को सिखाना है, तो वो सारे एक्टिविटीज इसमें, वो सारी गतिविधियां इसमें शामिल होती हैं। तो ये था हमारा करिकुलम के अंतर्गत आने वाले तत्व। ओके, आगे देखते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में भी समझते हैं। चलिए, पाठ्यचर्या की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं, या फिर कहें तो महत्व, इसकी क्या महत्व है ना। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पाठ्यचर्या का क्या महत्व है, उसे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला है शिक्षक के लिए महत्व। शिक्षक यानी टीचर्स के लिए क्या महत्व है? पाठ्यचर्या जो है शिक्षकों को कैसे हेल्प करता है, उसके लिए कैसे महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग इसके डेफिनेशन में ही समझे थे कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कि कैसे मूल्यांकन करना है। इसके बारे में अगर पाठ्यचर्या बता रहा है, पाठ्यचर्या में लिखित है, तो वो कहीं ना कहीं शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षक को ही गाइड कर रहा है कि आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है ना। तो इस प्रकार से शिक्षकों के लिए जो है पाठ्यचर्या महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा है हमारा शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण। शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण कैसे है? तो पाठ्यचर्या को, एक पाठ्यचर्या कैसा होता है, उसको ऐसे डिजाइन किया जाता है ताकि बच्चों का जो है वो यानी चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चों के लिए बनाया जाता है। तो बच्चों के एक्सपीरियंस पर, बच्चों के रुचि इंटरेस्ट को देखकर बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए उसे तैयार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षार्थियों के लिए ही बनाया जा रहा है और शिक्षार्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। ओके, इसके बाद है समाज के लिए महत्व। समाज के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? तो अगर किसी भी शिक्षार्थियों को पाठ्यचर्या की निर्माण ही किया गया है ताकि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके और एक मार्गदर्शन दिया जा सके शिक्षकों को कि कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, क्या क्या चीजें उनके द्वारा किया जाना चाहिए। तो जब एक शिक्षक शिक्षार्थी को पढ़ा रहा होता है, या फिर कहें तो ज्ञान टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा होता है, तो उस क्रम में सिर्फ हमें ज्ञान देना ही, बच्चों में ज्ञान को भरना ही एक लक्ष्य नहीं होता है, बल्कि हमारा लक्ष्य ये होता है कि उसे किस प्रकार से हम एक अच्छा नागरिक बनाएं ताकि देश के लिए, समाज के लिए वे एक अच्छे भावी नागरिक के रूप में उभरे। तो इस प्रकार से अगर हम बच्चों के अंदर बच्चों को अच्छे नागरिक बनाने में सफल होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम समाज के लिए उसे तैयार कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से पाठ्यचर्या जो है वो समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद है सांस्कृतिक उन्नयन हेतु महत्व। सांस्कृतिक उन्नयन मीन्स अपग्रेडेशन, है ना, कि हमारे जो कल्चर होते हैं उसमें धीरे धीरे उसे अपग्रेड करते हैं। और ये किसका काम होता है? तो हमारे
एजुकेशन सिस्टम का, और पूरा एजुकेशन सिस्टम ही किससे चलती है, तो हमारा एक तरह से पाठ्यचर्या से चलती है। पाठ्यचर्या के आधार पर एजुकेशन सिस्टम यानी एजुकेशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सांस्कृतिक उन्नयन होता है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, हमारा पाठ्यचर्या या फिर कहें तो करिकुलम, है ना। जैसे कि भाषा का विकास होना, है ना, तरह तरह के अलग कल्चर से कुछ चीज़ों को अडेप्ट करना, ये कहाँ से संभव हो पाता है, तो हमारे दूसरे जो दूसरे कल्चर के जो लोगों से जब हम लोग मिलते हैं, उसे एक्सप्लोर करते हैं, बच्चों के बच्चे एक दूसरे से मिल पाते हैं एक्टिविटीज़ के माध्यम से या फिर किसी भी तरह से, तो उससे क्या होता है कि उनकी भाषाओं का परिष्करण होता है, एक दूसरे से उनके कल्चर का आदान प्रदान होता है कुछ चीज़ों का। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या, कौन, पाठ्यचर्या हमारा, करिकुलम हमारा। इसके बाद आता है अवबोध के लिए, अवबोध के विकास हेतु महत्व। हमारा जो अंडरस्टैंडिंग होता है, बच्चों के अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए पाठ्यचर्या का बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसके बाद आता है पाठ्यचर्या का और विशेषताओं में क्या क्या शामिल है, तो पाठ्यचर्या जो है हमारा वो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मीन्स कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ना कि रिजिड होना चाहिए। तो ये तो बहुत बहुत पॉजिटिव वर्ड है फ्लेक्सिबल वर्ड, कि पाठ्यचर्या कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अलग अलग बच्चों के लिए, अलग अलग संस्कृति के लिए, अलग अलग तरह के लोगों के लिए, अलग अलग तरह के बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, उसे अलग अलग तरह के प्रावधान उसके अंतर्गत होना चाहिए, यानी कि उसका लचीला होना बहुत अधिक क्या है, इम्पोर्टेंट है ना। इसके अलावा रिलेवेंस होना चाहिए, ऐसी चीज़ें उसके अंतर्गत शामिल होनी चाहिए जो कि हमारे समाज से, हमारे संस्कृति से रिलेट करता हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे जो बच्चे हैं वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अच्छे नहीं कर पाएंगे, उसके महत्व को, उसके एम को, उसके लक्ष्य को प्राप्ति नहीं हो पाएगी, है ना। इसके अलावा स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें ऐसे चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे कि भ्रम की स्थिति पैदा हो, वह बिल्कुल ही सुस्पष्ट होना चाहिए ताकि सभी को उसका मतलब पता चले, उसके अंदर चीज़ों को सभी को अच्छे से समझ में आए। तो ये सारी चीज़ें हमारी पाठ्यक्रम या फिर कहें तो पाठ्यचर्या की क्या है, विशेषताएं हैं। ओके, इसके बाद आता है हमारा पाठ्यचर्या के आधार, कि आखिरकार क्या क्या आधार हैं, करिकुलम के क्या क्या आधार हैं। ओके, तो सबसे पहला है आधार हमारा सामाजिक सामाजिक शक्तियाँ, मीन समाज, संस्कृति और भाषा। अगर पाठ्यचर्या का निर्माण हो रहा है तो उसमें समाज को बहुत अधिक इम्पोर्टेंट दिया जाएगा, संस्कृतियों को ध्यान में रखा जाएगा, और भाषा का बहुत अधिक क्या किया जाएगा, ध्यान रखा जाएगा। और इन्हीं के आधार पर हमारा पाठ्यचर्या का निर्माण होगा, या फिर कहें तो पाठ्यचर्या की नींव को रखा जाएगा। इसके बाद है दूसरा हमारा ज्ञान तथा संज्ञान का स्वरूप, नॉलेज और कॉग्निशन, ये दोनों के स्वरूप को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या का आधारशिला को तैयार किया जाता है, या फिर कहें तो पाठ्यचर्या को तैयार किया जाता है। इसके बाद है अधिगम का स्वरूप। अधिगम का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पर भी बहुत अधिक जोर देता है कौन, पाठ्यचर्या हमारा। लर्निंग, क्या क्या रिसोर्सेस होनी चाहिए, कौन कौन से मेथड्स का यूज होना चाहिए, क्या पेडागोजिकल अप्रोच होना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, है ना। इन सभी चीज़ों पर बहुत अधिक ध्यान देकर इसे तैयार किया जाता है। इसके अलावा है मानव विकास। पाठ्यचर्या ऐसा होना चाहिए जिससे कि मानव का विकास हो सके, या फिर कहें तो उसके चहुमुखी विकास हो सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। पीसीएसई का फिजिकल रूप से, कॉग्निटिव रूप से, सोशल रूप से और इमोशनल रूप से, चारों रूप से हमारे मानवों का या फिर कहें तो स्टूडेंट का अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, तभी एक पाठ्यचर्या के जो एम होंगे वो उसकी प्राप्ति हो पाएगी। तो ये चारों जो है मेन आधार है हमारा करिकुलम का, इसे जरूर याद रखिएगा।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आया है तो एक एक लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद आता है हमारा पाठ्यचर्या के प्रक्रिया या फिर कहें तो सोपान, स्टेप्स। क्या क्या प्रोसेस हैं पाठ्यचर्या निर्माण के या फिर पाठ्यचर्या के। ओके, हमारा पहला जो प्रोसेस है, स्टेप है, वो है लक्ष्य, ध्येय और उद्देश्य का चयन। सबसे मेन चीज, अगर हम किसी भी चीज को करते हैं, किसी भी काम को करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले अपने गोल को सेट करते हैं कि इस गोल को की प्राप्ति हमें करनी है, उसके उद्देश्यों को समझते हैं। उसी प्रकार से पाठ्यचर्या निर्माण में हमें सबसे पहले गोल का पता करना होता है कि क्या गोल है, क्या लक्ष्य है, क्या मिशन है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। इन सभी चीजों का अच्छे से चयन करना आवश्यक है। इसके बाद अधिगम अनुभवों का चयन करना, जैसे कि मेथड्स हो गए, अप्रोचेज हो गए, कि कौन कौन से मेथड का यूज किया जाएगा ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छे से हो पाए। इसके अलावा कौन कौन से पेडागोजिकल अप्रोचेज होंगे जिससे कि लर्निंग बेहतर हो सके, लर्निंग आउटकम जो होता है वो मैक्सिमम हो सकेगा, है ना। तो ये हमारा 2 हो गया। इसके बाद तीसरा जो हमारा स्टेप है वो है विषय वस्तु का चयन। अब हम एम सेट कर लिए या फिर कहें तो गोल को सेट कर लिए, उसके बाद मेथड्स को भी चूज कर लिए या फिर कहें तो मेथड्स को भी समझ लिए। अब तीसरा आता है कि विषय वस्तु। अब क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये तो हमें पता चल गया। अब उसके अंतर्गत क्या बताना है, क्या कैसे टीचिंग, किस चीज का टीचिंग करना है या फिर लर्न क्या करना है, उस चीज का भी चयन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कि दूसरी क्लास के बच्चे ये चीजें को सीखेंगे, चौथी क्लास के बच्चों के लिए ये चीजें सीखना अनिवार्य है या फिर यहाँ तक उसे सीख जाना चाहिए। तो उस विषय वस्तु को समझना या फिर उस विषय वस्तु का चयन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी 2 क्लास के सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उसे हम डायरेक्ट साइंस में कोई एक हार्ट जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम बताने लगेंगे, तो क्या वो बच्चा अच्छे से उसको समझ पाएगा, उसको वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। उसके लिए हमें एक उसके आयु के अनुसार, उसके बौद्धिक क्षमता के अनुसार हमें जो है क्या करना पड़ेगा, विषय वस्तु का चयन करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जो एम होंगे, जो गोल होंगे, उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जो उद्देश्य है उसे हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो विषय वस्तु का भी चयन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे बहुत ही अच्छे से चयन किया जाता है। तो पहला हो गया गोल को सेट करना, दूसरा हो गया जो मेथड्स हैं उसको चूज करना, क्या अप्रोच होनी चाहिए उसको चूज करना, और थर्ड है हमारा विषय वस्तु का चयन करना। आगे फोर्थ जो स्टेप है वो है हमारा अधिगम अनुभव तथा विषय वस्तु का संगठन तथा समाकलन। अब आता है यहाँ पे, जब हम विषय वस्तु को चूज कर लिए और अधिगम अनुभवों को भी चूज कर लिए, इसके बाद हमें उन दोनों के बीच में उन दोनों को संगठित करना बहुत आवश्यक है कि कैसे उन दोनों के बीच में तालमेल बैठाएं कि दोनों के यानी अधिगम अनुभव जो मेथड्स होंगे उसके द्वारा विषय वस्तु को अच्छे से क्या किया जा सके, बच्चों तक डिलीवर किया जा सके। अगर ये दोनों में तालमेल ही नहीं होगा, ये दोनों में कोई संगठन ही नहीं होगा, तो क्या होगा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाएगा और जो उसके एम है, जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, उसकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी, है ना। और अंत में हमें इन सभी का क्या करना है, मूल्यांकन करना है कि जो चीजें हमने की है, जो चीजें इसके अंदर में अंतर्गत प्रावधान है, क्या वो अच्छे से हो पाया, क्या गोल की प्राप्ति हो पाया इससे, क्या जो मिशन तय किया गया था, जो ऑब्जेक्टिव्स तक तय किया गया था, क्या उसकी प्राप्ति हो पाया। तो ये सारी ही चीजें क्या इसके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद अगर इन सभी चीजों की प्राप्ति हो जाती है तब हम बोलेंगे कि पाठ्यचर्या का निर्माण अच्छे से हो पाया है और इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो लक्ष्य हैं, गोल हैं, उसकी प्राप्ति अच्छे से हो सकेगा, है ना। तो ये था हमारा पाठ्यचर्या के सोपान या फिर कहें तो पाठ्यचर्या के स्टेप्स, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा और अच्छा सा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये PYQ है हमारा, KVS में ही आया हुआ प्रश्न है।
देखते हैं क्या है हमारा, व्हाट इज द इसेंशियल फीचर ऑफ करिकुलम। करिकुलम का क्या एक फीचर है जो कि इसेंशियल है, आवश्यक है ना। चैलेंजिंग होना चाहिए, तो ठीक ही है, लेकिन चैलेंजिंग ये इसेंशियल नहीं है। बजट ये भी इसेंशियल नहीं है। फिर आता है रेलेवेंस, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कहाँ पे, तो इसके यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा पाठ्यचर्या है वो रेलेवेंस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, संदर्भित होना चाहिए, एक तरह से हमारे समाज से, हमारे संस्कृति से रिलेट करना चाहिए। उस दोनों सभी के बीच में रिलेशन होना चाहिए, रेलेवेंस होना चाहिए, तभी जो है पाठ्यचर्या जो है उसका उद्देश्यों की प्राप्ति हो पाएगी। तो ये यहाँ पे सही ऑप्शन है। इसके बाद चौथा है स्कोप इन ऑडियो विजुअल एड्स, तो ये भी नहीं होगा, ये भी यहाँ पे गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन था वो था हमारा रिलेवेंस, यानी कि संदर्भित होना चाहिए पाठ्यचर्या का समाज से, संस्कृति से, देश से, है ना, तभी उसका जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति अच्छे से हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अब है पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत। अभी हम लोगों ने स्टेप्स को देखा था, तो इसी को एक सिद्धांत के रूप में अच्छे से लिखा गया है कि इसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं। स्टेप्स को अच्छे से समझ लिए, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत है जिस पर ध्यान देना होता है पाठ्यचर्या का निर्माण करते वक्त। सबसे पहला है बाल केंद्रित सिद्धांत। हम सभी पाठ्यचर्या का निर्माण क्यों किया जाता है, इसको समझने के लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को भी समझना पड़ेगा। तो सिंपल सा बात है कि एजुकेशन के जो लक्ष्य होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसकी प्राप्ति करने के लिए किया जाता है इसका निर्माण, और उसकी प्राप्ति अच्छे से हो सके इसीलिए किया जाता है। तो अगर हम सभी बाल केंद्रित सिद्धांत पर ध्यान दें, बाल केंद्रित यानी पाठ्यचर्या को बाल केंद्रित नहीं रखेंगे, तो क्या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के एम्स ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो हमें बाल केंद्रित सिद्धांत यही कहता है कि हमें बच्चे को सेंटर में रखना है, बच्चे के अनुसार से पाठ्यचर्या का निर्माण करना है, उसके एज के अनुसार। जैसे कि हम लोगों ने पीछे भी चर्चा किया कि एज के अनुसार से कंटेंट को तय करेंगे, है ना। उसकी नीड क्या है, बच्चों की नीड को ध्यान में रखा जाएगा, उसके एबिलिटी को ध्यान में रखा जाएगा। और हम लोगों ने करिकुलम के जो फीचर्स थे उसमें एक चीज और देखा था कि करिकुलम का फ्लेक्सिबल होना बहुत आवश्यक है ना। तो बच्चे के नीड के अनुसार से करिकुलम जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। तो ये भी एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, या फिर कहें तो बाल केंद्रित सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो उसके नीड को ध्यान में रखकर, एबिलिटी को ध्यान में रखकर करिकुलम को तैयार किया जाता है। कॉम्पिटेंसी, इंटरेस्ट, ये सभी चीजों को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया जाता है, और यही हमारा बाल केंद्रित सिद्धांत कहलाता है ना। इसके बाद आता है नागरिक और सामाजिक आवश्यकताओं का ख्याल रखा जाता है, सिविल एंड सोशल नीड। अगर हम बच्चे पाठ्यचर्या का निर्माण कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हम एक बच्चे को अच्छे नागरिक नहीं बना सके, तो फिर हम उस करिकुलम का, या फिर कहें तो एजुकेशन के लक्ष्यों की प्राप्ति ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें नागरिक और सामाजिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, इसके बाद है दूरदर्शी सिद्धांत। दूरदर्शी सिद्धांत में पाठ्यचर्या को ऐसे बनाया जाता है कि आगे आने वाले समय के बारे में भी उसमें ध्यान में रखकर उसे तैयार किया जाता है, ताकि जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि अभी तक जो हमारा पहले वाला एनसीएफ था, एनसीएफ जो कि आया था 2005 में, और उसके बाद सीधे 2022 में आया, है ना। तो बहुत सारे दिन के बाद हमारा जो है एनसीएफ का दूसरा एनसीएफ का निर्माण हुआ है, और अभी तक 2022 वाला एनसीएफ तो अभी तक लागू भी नहीं हुआ है अच्छे से। तो हम सभी बोल सकते हैं कि इसमें बहुत अधिक टाइम लगता है। तो एक तरह से इसका दूरदर्शी होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी तो आगे भविष्य में भी ये काम में आएंगे, है ना। तो ये फॉरवर्ड लुकिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है और इसे निर्माण किया जाता है। ओके, इसके बाद चौथा है हमारा संरक्षण का सिद्धांत, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन।
पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जो हमारे संस्कृति का को क्या करे, महत्व प्रदान करे, या फिर कहें तो संस्कृति को संरक्षित करे, इसका अवहेलना नहीं करे। इनमें बहुत सारे मूल्यों का क्या होना चाहिए, मूल्यों का समावेशन होना चाहिए, ताकि बच्चे या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन सभी चीज़ों से बच्चों पर एक अच्छा असर पड़े और एक बच्चे को अपने संस्कृति के प्रति प्यार हो, उनमें बहुत सारे मूल्यों का क्या हो, धारण हो। इसके बाद पांचवा आता है हमारा जीवन के लिए तैयारी, लाइफ के लिए बच्चों को तैयार करना, है ना। एक बच्चा क्यों इतना तामझाम करता है, क्यों पढ़ता है, क्यों पढ़ाया जाता है उसे अच्छे से, क्यों एजुकेशन जरूरी है, तो उसे उसके जीवन के लिए तैयार किया जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी प्राप्ति एक तरह से नहीं कर पाते हैं। तो हमें पाठ्यचर्या निर्माण में इस सिद्धांत का बहुत बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होता है। ओके, इसके बाद आता है रचनात्मकता का सिद्धांत। पाठ्यचर्या में रचनात्मकता को विशेष ध्यान देनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिवनेस मीन्स बच्चे की जो अंदर की जो क्षमताएं हैं उसे बहुत अधिक बाहर करने की आवश्यकता है और उन सारी तत्वों को उसमें शामिल करना चाहिए जिससे कि बच्चे में क्रिएटिवनेस आए, है ना। इसके बाद आता है एकीकरण और सहसंबंध का सिद्धांत मीन्स इंटीग्रेशन और कोरिलेशन। सभी चीजों के बीच को इंटीग्रेट करना बहुत आवश्यक है, सभी के बीच में सहसंबंध स्थापित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि आप सभी देखे ही होंगे कि जो हमारा प्राइमरी लेवल में जो बच्चे होते हैं उन्हें ईवीएस पढ़ाया जाता है, तो उसके अंतर्गत जो है सारे ही सब्जेक्ट्स को शामिल कर लिया जाता है। कभी आप उसमें मैथ्स के कुछ टॉपिक देखेंगे, कभी साइंस के कुछ टॉपिक्स को देखेंगे, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि उसके उसके अंतर्गत सहसंबंध है। उसी तरह से अन्य सब्जेक्ट के भी बीच में जो होता है वो सहसंबंध होता है। क्लास 1 के कोई एक टॉपिक ले लीजिए, फिर क्लास 2 के कोई एक टॉपिक ले लीजिए, उन दोनों के बीच में भी कुछ समानताएं पाई जाती है। इससे क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे जब आगे बढ़ते जाते हैं क्लासेस वाइज या फिर कहें तो अपने ही बुक्स को जब एक दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो उसे एकीकृत रूप में देखकर उसे समझने में आसानी होता है। उसके बीच में जो कोरिलेशन होता है उससे वे बच्चे अच्छे से रिलेट कर पाते हैं और समझ पाते हैं अच्छे से, है ना। तो ये था हमारा 7वां सिद्धांत। इसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी एंड डाइवर्सिटी मीन्स कैसा होना चाहिए हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। ये तो बहुत बारी आ चुका है, फीचर्स में भी देखे, सिद्धांत में भी देखे। तो हमारा जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, नीड्स के अनुसार बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार, है ना। उसमें अलग अलग तरह के मेथड्स और अप्रोचेस का यूज किया जाना चाहिए। इसके बाद है विविधता को ध्यान में रखना चाहिए, विविधता को विशेष महत्व देनी चाहिए और एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विविधता को देखा जाना चाहिए। इसके बाद आता है समय का सिद्धांत। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम को मैनेज करना बहुत आवश्यक है। खासकर हम सभी देखते हैं कि बच्चे का जो टाइम स्पेन होता है वो बहुत ही कम होता है, तो हमें उसी के अनुसार से उसके क्लासेस को का प्रावधान रखना चाहिए कि कितने समय के लिए बच्चों का क्लास होना चाहिए, एक टाइम पीरियड सेट किया जाना चाहिए। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े होने लगते हैं, उनके जो टाइम होता है, यानी जो एक तरह से बोलें तो अटेंशन स्पैन होता है वो बढ़ने लगता है। तो जो अटेंशन स्पैन होता है जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ही उसके टाइम पीरियड को, क्लास के टाइम पीरियड को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो शुरू में जो छोटे बच्चे होते हैं उसके अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, हद से ज़्यादा 20 मिनट 25 मिनट अपने आप को वो लोग इतना भी नहीं एक किसी खास चीज़ पर अटेंशन दे पाते हैं। तो उसके लिए हमें तरह तरह के अप्रोचेस का भी यूज करना चाहिए, है ना। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी चाहिए। तो हमें समय का जो सिद्धांत है इस पर ध्यान देकर पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए, है ना। इसके बाद आता है गतिविधि केंद्रित सिद्धांत। ये भी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि जैसा हम लोग अभी पीछे ही ऊपर में ही देखे कि जो बच्चे का लाइफ स्पैन, गलती से बोल दिए हैं,
जो अटेंशन स्पेन होता है वो बहुत ही कम होता है, और उसे अच्छे से एक टॉपिक पर या फिर कहें तो एक जो टीचिंग लर्निंग है अच्छे से हो पाए, उसके लिए हमें उसे एक्टिविटी के माध्यम से अगर लर्निंग कराएं तो वो अच्छे से उस पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और अच्छे से लर्निंग आउटकम निकल पाता है। तो ये कुछ सिद्धांत था जो कि हमारा पाठ्यचर्या निर्माण के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो और भी बहुत कई सारे हैं, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट सिद्धांत थे, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। ओके, चलिए यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को लिया गया है। द लाइफ सेंटर्ड अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट इग्नोर्स द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ सेंटर अप्रोच। वही यहाँ पे हम लोग जो बात किए थे कि जीवन के लिए तैयार करना, लाइफ सेंटर्ड अप्रोच जो है वो किस सिद्धांत को, किस प्रिंसिपल को इग्नोर करता है। तो पहला है जानने के लिए। तो जानना तो बहुत आवश्यक है, किसी भी चीज के बारे में जानेगा तभी तो अपने जीवन को बेहतर कर पाएगा, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे पूछा है इग्नोर कौन सा किया जाता है। फिर दूसरा है हमारा लर्निंग टू डू, तो करने के लिए सीखना, ये भी सही है कि हमें इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई चीज करने ही नहीं जानेगा तो लाइफ को कैसे बेहतर बना पाएगा, या फिर कहें तो लाइफ कैसे जी पाएगा कोई भी बच्चा या फिर कोई भी मानव। फिर थर्ड है हमारा लर्निंग टू लिव टुगेदर, साथ में रहने के लिए। तो जीवन का तो ये एक बहुत बड़ा, हम सभी मानव जो होते हैं वो सामाजिक प्राणी होते हैं, और एक साथ में रहकर अगर नहीं जीना सीखेंगे तो ये भी एक तरह से हमारा जो है वो लाइफ सेंटर्ड अप्रोच को का जो मेन पॉइंट है उसे हम लोग छोड़ देंगे एक तरह से, है ना। तो लाइफ सेंटर्ड अप्रोच के लिए ये भी बहुत अधिक जरूरी है। तो क्या इग्नोर करता है, जाहिर सी बात है 3 सही हो गया, तो चौथा ही हमारा लर्निंग टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो ये सॉल्व प्रॉब्लम, ये जो कॉग्निशन से रिलेटेड है, इस पर ज्यादा ध्यान हमारा लाइफ सेंटर्ड अप्रोच में नहीं दिया जाता है ना। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो चीजें हैं वो कॉग्निशन से ज्यादा रिलेटेड है, तो इसके बारे में दूसरे प्रिंसिपल्स में ज्यादा, दूसरे अप्रोचेज में ज्यादा ध्यान दिया जाता है ना। तो हमारा लाइफ सेंटर्ड अप्रोच में ये तीनों चीजों पे बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, लर्निंग टू सॉल्व प्रॉब्लम। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है इसके बाद में। यहाँ पे अगला जो टॉपिक है इसके अंतर्गत वो है डिफरेंसेस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। इसे हम लोगों ने कल या परसों ही इसे समझ लिया था, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें। इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। ओके, इसके अंतर्गत हम लोगों ने इन सभी चीजों को अच्छे से समझ लिया था। तो अगला टॉपिक है हमारा पाठ्यचर्या का वर्गीकरण, या फिर कहें तो क्लासिफिकेशन ऑफ करिकुलम। हम लोग मेनली 3 टाइप्स में या फिर 3 तरह से इसे बांटते हैं, या फिर कहें तो बांटा गया है। जो पहला है हमारा वो है ओवर्ट करिकुलम, दूसरा है हमारा जो वो है हिडन करिकुलम, या फिर इसी को बोला जाता है इम्प्लिसिट करिकुलम, और थर्ड है हमारा नल करिकुलम। ओके, मेनली इसे आप लोग हिंदी में नहीं याद रखकर इंग्लिश में याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में ही यानी हिंदी में भी क्वेश्चन जो लिखा हुआ रहता है उसमें लिखा रहेगा नल करिकुलम। शून्य पाठ्यचर्या बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, तो इसे अंग्रेजी में ही याद रखिएगा, इंग्लिश में ही इसके जो टर्म है उसे याद रखिएगा। ओके, तो ओवर्ट या एक्सप्लिसिट करिकुलम क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा करिकुलम जिसमें शैक्षिक उद्देश्य, लक्ष्यों का निर्धारण, मूल्यांकन करना आदि स्पष्ट रूप से लिखित में होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी जब शुरुआत किया था टॉपिक को, तो एनसीएफ 2022 का, एनसीएफ 2005 का बात किया था, फिर एनसीएफटी 2009 का बात किया था। तो ये सभी क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंतर्गत सब कुछ चीजें लिखित रूप में दिया हुआ है, जिसमें शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, गोल्स और कैसे मूल्यांकन करना, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। उसे आप पढ़ सकते हैं, उसे आप लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो वो एक डॉक्यूमेंट है, वो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है और हमारे सामने है ना। तो हम इस तरह के डॉक्यूमेंट को ही क्या बोलते हैं, ओवर्ट या फिर एक्सप्लिसिट करिकुलम बोलते हैं, या फिर कहें तो प्रकट या स्पष्ट पाठ्यचर्या बोलते हैं, है ना। दैट मीन्स एक डॉक्यूमेंट जो कि हमारे सामने है,
रिटर्न डॉक्यूमेंट है, जैसे NCF 2022 एंड NCF 2005, है ना, जो हमारे प्रत्यक्ष में है, एक औपचारिक रूप से हमारे सामने है। ओके, तो आई होप ओवर जो करिकुलम है इसे आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे जो है हमारा हिडन करिकुलम, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है, इसे आप लोग अच्छे से जरूर समझिएगा। क्या है हमारा हिडन और इम्प्लिसिट करिकुलम, यानी छिपा हुआ करिकुलम, अंतर्निहित पाठ्यचर्या। नाम से ही है, इम्प्लिसिट है जो कि छुपा हुआ है, ओवर्ट करिकुलम के अंदर ही छुपा हुआ है, इसे ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, है ना। ये क्या होता है, तो ये अनौपचारिक होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अलिखित होता है, लिखा हुआ नहीं होता है ना। जैसे मान लीजिए हम बच्चे को गेम्स कराते हैं, स्कूल में प्रार्थना करवाते हैं या फिर असेंबली करवाते हैं, फिर इवनिंग असेंबली होती है, तो उसमें हम लोग बच्चों को एक गीत टाइप का भी गवाते हैं, जैसे हमारे स्कूल्स में हे शारदे माँ वाला गाना गाया जाता था। तो उस गाने से या फिर गीत से बच्चे क्या होते हैं, कुछ मूल्यों का धारण करते हैं, बड़ों का आदर करना सीखते हैं, अपने कल्चर्स को, अपने अपने जो संस्कृति की के भाव को समझते हैं अच्छे से, है ना। तो इसी प्रकार से गेम्स अगर कोई खिलाते हैं तो उससे क्या होता है, मोरलिटी सीखता है, अनुशासन सीख पाता है बच्चा, दूसरे बच्चों के प्रति इम्पैथी क्रिएट होता है उसके अंदर, टीम वर्क को सीखता है। तो ये सब तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम लोग गेम को खिलाते हैं तो उससे ये सारी चीजें बच्चे अपने आप ही सीख जाता है। तो कहीं पर भी लिखित नहीं है, ना ही किसी करिकुलम में लिखा हुआ है, तो ये तो अपने आप सीख गया। तो इसी को कहा जाता है हिडन करिकुलम। क्यों? क्योंकि ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बच्चे खुद से ही उस चीज को सीख जाते हैं, इसीलिए इसे हिडन करिकुलम कहा जाता है, या फिर कहें तो अंतर्निहित पाठ्यचर्या कहा जाता है ना। फिर मोरलिटी, जैसे कि बड़ों का आदर करना सीखता है ना। ये सारी चीजें कहीं भी बुक में लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन बच्चे खुद से सीख जाते हैं, जब हमें उसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उसी वक्त वो खुद से ही सीख जाते हैं, है ना। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा इसका परिभाषा हो जाएगा करिकुलम जो सिलेबस टेक्स्ट बुक से परे जाकर शैक्षिक उद्देश्यों व लक्ष्यों को प्राप्त करता है, इसे पढ़ाया जाता है। याद रखिएगा, इसे एक तरह से पढ़ाया जाता है, भले ही डायरेक्ट लिखा नहीं जाता है, लेकिन टीचरों के द्वारा उसे उस चीज के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, बताया जाता है ना। और कई बारी अपने आप ही सीख जाता है। तो बट इस चीज को, जैसे कि गेम्स खिला रहे हैं, तो बच्चे को जब तक गेम्स नहीं खिलाएंगे तो वो इन सारी चीजों को नहीं सीख पाएगा। एक तरह से गेम से सीख रहा है, तो ये चीज गेम यानी कोई खेल खिलाना जरूरी है, यानी कि उस काम को करना जरूरी है, इसीलिए इसे हिडन करिकुलम कहा गया है कि गेम्स से वे खुद ही सीख जाते हैं उस चीज को, है ना। दैट मीन्स हमें उस चीज के लिए उसे प्रेरित करना आवश्यक है ना। इस लाइन को इसीलिए यहाँ लिखा गया, अभी इस लाइन को भूल जाइए आप लोग, इसे पढ़ाया जाता है। ओके, आगे जब हम नल करिकुलम को समझाएंगे तब इस लाइन का पता चल पाएगा अच्छे से आप लोगों को कि ये यहाँ पे क्यों लिखा गया है। आगे है हमारा नल करिकुलम, या फिर कहें तो शून्य पाठ्यचर्या। शून्य पाठ्यचर्या क्या होता है, जो शिक्षकों द्वारा पढ़ाया ना जाता हो, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि इसे पढ़ाया जाता है, क्योंकि इस चीज को यहाँ पे अगर टीचर ही तो गेम्स कराएगा, अगर नहीं कराएगा तो बच्चे इस तरह के मूल्यों को कैसे सीखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है पढ़ाया जाता है। पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि उसे क ख ग जैसा लिखवाएगा पढ़ाएगा, है ना। तो वो शिक्षकों के द्वारा किया कराया जाता है, तभी बच्चे इसमें इन्वॉल्व होकर खुद से इस चीज को सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे नल करिकुलम ऐसे करिकुलम है जिसे शिक्षकों द्वारा इग्नोर किया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है, याद रखिएगा इसे। ऑल्सो नोन एज जीरो एंड एक्सक्लूडेड करिकुलम, शून्य और बहिष्कृत करिकुलम भी इसे कहा जाता है। 1979 में इसे दिया गया था एलियट आइजनर के द्वारा, इसे भी याद रखिएगा। एक बार DSSB में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके द्वारा दिया गया था। ओके, तो ये है हमारा नल करिकुलम कि जिसे जानबूझकर नहीं पढ़ाया जाता है टीचर्स के द्वारा, टीचर उसे जानबूझकर छोड़ते हैं। आखिरकार ऐसे क्या चीजें हैं जिसे कि छोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक 2 क्लास का बच्चा है, तो मान लीजिए उसके
ईवीएस में, उसके ईवीएस में प्लांट्स के बारे में दिया हुआ है कि प्लांट्स कैसे होते हैं, या फिर कलर्स के बारे में दिया हुआ है। तो प्लांट के बारे में अगर बताया है तो क्या हम उसे प्लांट को समझाते वक्त प्लांट का कैसे रेस्पिरेशन करता है वो भी उसे बताएंगे? उसे वहां पे नहीं बताएंगे, है ना। तो जो जो चीजों की जानकारी उसे इस लेवल पे 2 क्लास के लेवल पे देना है, बस हम उसी चीज को देते हैं, बाकी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। तो यही जिन जिन चीजों को हम इग्नोर करते हैं उसे ही कहा जाता है नल करिकुलम। ओके, समझ में आया। और वहीं हमारा जो हिडन करिकुलम है उसमें बच्चे खुद से ही सीखते हैं, लेकिन हम एक्टिविटीज उसे कराते हैं, या फिर जो भी एक्टिविटीज है वो टीचरों के द्वारा उसे कराया जाता है, या फिर एक तरह से बोलें तो पढ़ाया जाता है, तभी तो बच्चे सीखते हैं। तो यही है दोनों में डिफरेंस है। बाकी हमारा नल करिकुलम ज़्यादा पूछा नहीं गया है और ना ही पूछा जाता है एग्जाम्स में। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे हिडन करिकुलम से पूछा जाता है, तो इसे जरूर अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, चलिए, आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा ये क्लास खत्म होता है, और अगर यहाँ तक आप लोग देख ही लिए हैं तो एक एक लाइक कर दें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल पर हम सभी तरह के पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।